नमस्कार साथियों, सभी मित्र बंधुओं से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस अध्याय का पूरा आनंद लें। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होते हैं। उसी प्रकार आज हम आधुनिक काल के नाटकों का इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हिंदी के प्रमुख नाटकों की भी हम चर्चा इस अध्याय में करने वाले हैं। तो आधुनिक काल के नाटकों का इतिहास क्या रहा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो नाटकों का इतिहास। पारंपरिक संदर्भ में नाटक काव्य का एक रूप है। दृश्य काव्य जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित या संबंध है। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना जाता है या माना गया है। तो पारंपरिक संदर्भ में नाटक जो है काव्य का एक रूप है और दृश्य काव्य जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। तो नाटक को हम दृश्य काव्य भी कह सकते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना में अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। नाट्य शास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। अब हम इसके परिचय की बात करें तो नाटक की गिनती काव्यों में है। काव्य दो प्रकार के माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसी दृश्य काव्य का एक भेद नाटक माना गया है या माना गया है, परंतु दृष्टि द्वारा मुख्य रूप से इसका ग्रहण होने के कारण सभी दृश्य काव्यों को ही नाटक कहने लगे हैं। यानी नाटक की गिनती जो है काव्यों में आती है और काव्य के दो प्रकार माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य का ही एक अंग है नाटक, जिसको हम नाटक कहते हैं, वह दृश्य काव्य का ही एक भेद या प्रकार माना गया है। परंतु दृष्टि द्वारा मुख्य रूप से इसका ग्रहण होने के कारण सभी दृश्य काव्यों को ही नाटक कहने लगे हैं। तो यह आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और अगले बिंदु में और जानकारी प्राप्त करते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस विषय का सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलता है। यानी भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, यह इस काव्य का प्रथम और प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अग्नि पुराण में भी नाटक के लक्षण आदि का निरूपण है। उसमें एक प्रकार के काव्य का नाम प्रकीर्ण कहा गया है। इस प्रकीर्ण के दो भेद हैं, काव्य और अभिनय। अग्नि पुराण में दृश्य काव्य या रूपक के 27 भेद कहे गए हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि अग्नि जो पुराण है, अग्नि पुराण में दृश्य काव्य या रूपक के कितने भेद हैं? 27 भेद माने गए हैं। ठीक है। और जो यह प्रकीर्ण है, इसके दो भेद काव्य और अभिनय माने गए हैं। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। तो सारी बातें याद रखनी है। चलिए इस बिंदु पर और चर्चा करते हैं। दृश्य काव्य के एक भेद का नाम नाटक है। दृश्य काव्य के मुख्य दो
विभाग हैं। रूपक और उपरूपक। रूपक के 10 भेद हैं। कौन कौन से हैं? रूपक, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहा, मृग, अंक विधि, अंक विधि और प्रहसन। ठीक है। और उपरूपक के जो 18 भेद हैं कौन कौन से हैं? नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सैट्रिक और नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलापक, श्रीगदित और सिंपक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीस्या और भणिका। यह उपरूपक के 18 भेद हैं और रूपक के 10 भेद हैं। यह भी आपको याद रखना है। आपको केवल यह याद रखना है कि रूपक के 10 भेद माने गए हैं और उपरूपक के जो है 18 भेद माने गए हैं, और बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। इनका एक बार बस आप अध्ययन कर लेना, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यह याद रखना है कि रूपक के 10 भेद माने गए हैं और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। उपयुक्त भेदों के अनुसार नाटक शब्द दृश्य काव्य मात्र के अर्थ में बोलते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक किसी ख्यात वृत्त, प्रसिद्ध आख्यान, कल्पित नहीं की लेकर लिखना चाहिए। वह बहुत प्रकार के विलास, सुख, दुख तथा अनेक रसों से युक्त होना चाहिए। उसमें 5 से लेकर 10 तक अंक होने चाहिए। नाटक का नायक धीरोक्त तथा प्रख्यात वंश का कोई प्रतापी पुरुष या राजश्री होना चाहिए। नाटक के प्रधान या अंगी रस श्रृंगार और वीर हैं। शेष रस गौण रूप से आते हैं। शांति, करुणा आदि जिस रूपक में प्रधान हो वह नाटक नहीं कहला सकता। संधि स्थल में कोई विस्मयजनक व्यापार होना चाहिए। उपसंहार में मंगल ही दिखाया जाना चाहिए। व्योगांत नाटक संस्कृत अलंकार शस्त्र के विरुद्ध है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है। चलिए, इसमें जो है नाटक के कुछ अंग इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे नाटक के प्रधान या अंगी रस श्रृंगार और वीर होने चाहिए। शेष रस गौण रूप से आते हैं और जिस रूपक में प्रधान हो वह नाटक नहीं कहलाता। यानी शांति या करुणा आदि जिस रूपक में प्रधान हो वह नाटक नहीं कहलाया जाता। यह भी आपको याद रखना है। और वह बहुत प्रकार के विलास, सुख, दुख तथा अनेक रसों से युक्त होना चाहिए। उसको हम नाटक कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं अगले बिंदु की ओर। तो अगला बिंदु आ चुका है। अभिनय आरंभ होने के पहले जो क्रिया मंगलाचरण नांदी होती है उसे पूर्व रंग कहते हैं। पूर्व रंग के उपरांत प्रधान नट या सूत्रधार, जिसे संस्थापक भी कहते हैं, आकर सभा की प्रशंसा करता है। फिर नट, नटी, सूत्रधार इत्यादि परस्पर वार्तालाप करते हैं, जिसमें खेले जाने वाले नाटक का प्रस्ताव, कवि वंश वर्णन आदि विषय आ जाते हैं। नाटक के इस अंश को प्रस्तावना कहते हैं। जिस इतिवृत्ति को लेकर नाटक रचा जाता है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक वस्तु और प्रासंगिक वस्तु। जो समस्त इतिवृत्त का प्रधान नायक होता है उसे अधिकारी कहते हैं। इस अधिकारी के संबंध में जो कुछ वर्णन किया जाता है उसे आधिकारिक वस्तु कहते हैं। जैसे रामलीला में राम का चरित्र इस अधिकारी के उपकार के लिए या रस पुष्टि के लिए प्रसंगवश जिसका वर्णन आ जाता है उसे प्रासंगिक
वस्तु कहते हैं, जैसे सुग्रीव आदि का चरित्र सामने लाने अर्थात दृश्य सुमुख उपस्थिति करने को अभिनय कहते हैं। अतः अवस्थानुरूप अनुकरण या संवांग का नाम ही अभिनय है। अभिनय 4 प्रकार का होता है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अंगों की चेष्टा से जो अभिनय किया जाता है उसे आंगिक, वचनों से जो किया जाता है उसे वाचिक, भेष बनाकर जो किया जाता है उसे आहार्य तथा भावों के उद्रेक से कंप, स्ववेद आदि द्वारा जो होता है उसे सात्विक कहते हैं। यानी जो भावों के उद्रेक से कंप, स्ववेद आदि द्वारा जो होता है उसे सात्विक कहते हैं। नाटक में बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, इन 5 के द्वारा ही नाटक जो है वो संपन्न होता है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। इसको 1-2 बार वीडियो रोककर पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ लेना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अगर आपसे एक भी बात चूकी और वो परीक्षा में आ गई तो आपके 2 नंबर कट सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़ना है, अध्ययन करना है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और देखते हैं और क्या अधिक जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगला जो बिंदु है, प्रयोजन सिद्धि होती है। जो बात मुंह से कहते ही चारों ओर फैल जाए और फल सिद्ध का प्रथम कारण हो उसे बीज कहते हैं। जैसे वेणी संहार नाटक में भीम के क्रोध पर युधिष्ठिर का उत्साह वाक्य द्रौपदी के केशमोचन का कारण होने के कारण बीज है। कोई एक बात पूरी होने पर दूसरे वाक्य से उसका संबंध न रहने पर भी उसमें ऐसे वाक्य लाना जिनकी दूसरे वाक्य के साथ असंगति न हो, बिंदु है। बीच में किसी व्यापक प्रसंग के वर्णन को पताका कहते हैं। जैसे उत चरित्र में सुग्रीव का और अभिज्ञान शकुंतल में विदूषक का चरित्र वर्णन। एक देशव्यापी चरित्र वर्णन को प्रकृति कहते हैं। आरंभ की हुई क्रिया की फल सिद्धि के लिए जो कुछ किया जाए उसे कार्य कहते हैं। जैसे रामलीला में रावण वध, किसी एक विषय की चर्चा हो रही हो, इसी बीच में कोई दूसरा विषय उपस्थित होकर पहले विषय से मेल में मालूम हो, वहाँ पताका स्थान होता है। जैसे रामचरित में राम सीता से कह रहे हैं, हे प्रिय, तुम्हारी कोई बात मुझे असहाय नहीं, यदि असहाय है तो केवल तुम्हारा वीर्य है। इसी बीच में प्रतिहारी आकर कहता है, देव दुर्मुख उपस्थित। यहाँ उपस्थित शब्द से वीर्य उपस्थिति ऐसी प्रतीत होती है और एक प्रकार का चमत्कार मालूम होता है। संस्कृत साहित्य में नाटक संबंधी ऐसे ही अनेक कौशलों की उद्भावना की गई है और उनके प्रकार के विभेद दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यह सारी बातें भी आपको याद रखनी है। इसको ज़्यादा अपने दिमाग में उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका स्क्रीनशॉट लेकर और कम से कम 2 बार इसको पढ़ लेना, इतना ही काफ़ी है। इसमें ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात होगी मैं उस पर अपना आप ही गौर दूंगा, अपना आप ही जोर दूंगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है दोस्तों। तो अगला बिंदु है, आजकल देश भाषाओं में जो नए नाटक लिखे जाते हैं, आजकल देश भाषाओं में जो नए नाटक लिखे जाते हैं उनमें संस्कृत नाटकों के सब नियमों का पालन या विषयों का समावेश अनावश्यक समझा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में उनका अनुसंधान करना या किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रखकर नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटक आदि
की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न जो है व्यर्थ हो जाता है। तो इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो पुराने नाटक हैं उनकी विचारधाराओं से हमको नाटक नहीं रचना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसका फल उल्टा ही होता है। हमें नाटक जो है इस प्रकार की रचना से करना चाहिए ताकि उसमें नवीनता भी आ सके। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा प्रख्यात कथा। प्रख्यात कथा जो है नाटक के तत्वों में से एक जो है प्रख्यात कथा है। नाटक के तत्व की चर्चा हम करेंगे। तो प्रख्यात कथा क्या है? तो प्रख्यात कथा इतिहास पुराण से प्राप्त होती है। जब उत्पाद्य कथा कल्पना प्राश्रित होती है, मिश्र कथा कहलाती है। इतिहास और कथा दोनों का योग रहता है। इन कथा आधारों के बाद नाटक कथा को मुख्य तथा गौण अथवा प्रासंगिक भेदों में बांटा जाता है। इनमें से प्रासंगिक के भी आगे पताका और प्रकरी है। पताका प्रासंगिक कथा वस्तु मुख्य कथा के साथ अंत तक चलती है, जब प्रकरी बीच में ही समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त नाटक की कथा के विकास हेतु कार्य व्यापार की 5 अवस्थाएं प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम होती है। इसके अतिरिक्त नाटक में 5 संधियों का प्रयोग भी किया जाता है। वास्तव में नाटक को अपनी कथा वस्तु की योजना में पात्रों और घटनाओं में इस रूप से संगति बैठानी होती है कि पात्र कार्य व्यापार को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सके। नाटककार को ऐसे प्रसंग कथा में नहीं रखनी चाहिए जो मंच के संयोग ना हो। यदि कुछ प्रसंग बहुत आवश्यक हैं तो नाटककार को उसकी सूचना कथा में दे देनी चाहिए। नाटक की कथा वस्तु पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक या सामाजिक हो सकती है। तो प्रख्यात कथा से हमको यह मालूम पड़ता है कि नाटकों में क्या क्या चीज़ आवश्यक है और क्या क्या चीज़ अनावश्यक है, किस किस चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं नाटक में। तो जैसे बताया गया है कि नाटक की कथा वस्तु पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक या सामाजिक हो सकती है। तो इन पर भी आधारित नाटकों में प्रवेश इनका होना चाहिए और नाटकों में नवीनता का भी समावेश होना चाहिए। ये सब बातें ध्यान में रखकर ही नाटक की रचना की जाती है। चलिए अगले नाटक के तत्व पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं अगला जो हमारा बिंदु है नाटक के तत्व से संबंधित वह कौन सा है। तो पहला प्रख्यात कथा था और दूसरा जो है वो हमारे सामने आने वाला है, फिर है पात्र। तो नाटक के तत्व में पात्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार यह विनयी, सुंदर, शालीनवान, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए, किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होती है। पात्रों का संजीव और प्रभावशाली चरित्र ही नाटक की जान होता है। कथा वस्तु के अनुरूप नायक धीरोक्त, धीर ललित, धीर शांत या धीरोद्धार हो सकता है। तो पात्र की जो भूमिका है नाटक में वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर नाटक में पात्र नहीं होंगे तो नाटक जो है हो नहीं सकता, नाटक को दिखाया नहीं जा सकता। पात्रों के माध्यम से ही जो है वो नाटक दिखाए जा सकते हैं, नाटक सफल हो सकते हैं। तो यह सारी बातें हमको ध्यान में आती हैं इस बिंदु से।
चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु देखते हैं कौन सा है। तो अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है, देश काल का वातावरण। यानी नाटक में जो है वो देश काल का वातावरण, समाज का वातावरण कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है। यानी देश काल वातावरण के चित्रण में जो है नाटककार को युग, यानी जौन सा युग चल रहा है, जौन सा समय चल रहा है, उसके अनुरूप ही प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत संकलन, समय, स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। वस्तुतः यह तीनों तत्व यूनानी रंगमंच के अनुकूल थे, जहां रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे और दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी। परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्व समाप्त हो गया है। भारतीय नाटक शास्त्र में इसका उल्लेख न होते हुए भी नाटक में स्वाभाविक औचित्य तथा सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश काल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा, तत्कालिक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष स्थान है। अतः नाटक के तत्वों में देश काल वातावरण का अपना महत्व है। तो देश काल के वातावरण में हमने जाना कि नाटक में जो है देश काल यानी समाज का जो चरित्र है, समाज का जो वातावरण है, वो किस प्रकार का दिखाना चाहिए। तो नाटक में देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को जो है युग यानी समाज, उस समय के अनुरूप विशेष सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, जहां रात भर चलने वाले लंबे नाटक होते थे और दृश्य परिवर्तन की योजना नहीं होती थी, परंतु आज रंगमंच के विकास के कारण संकलन का महत्व समाप्त हो गया है। भारतीय नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख न होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य या संजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश काल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। तो वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी दिखानी चाहिए देश काल वातावरण के अंतर्गत नाटक में, तो यह सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब आते हैं हम उद्देश्य पर। तो क्या उद्देश्य है नाटक के तत्वों का, नाटक का? तो समाज के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। यानी समाज के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। यानी जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं, जो वातावरण है, उससे अवगत कराना ही नाटक का क्या है, उद्देश्य है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। यानी नाटक के जो अन्य तत्व हैं इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्राय सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिमी नाटककारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी कई नाटक दुखांत में लिखे गए हैं, किंतु सत्य है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत से मन खिन्न हो जाता है। अतः दुखांत नाटकों का प्रचार कम होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत है से मन खिन्न हो जाता है, अतः दुखांत नाटकों का प्रचार जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि उससे समाज में निराशा फैलती है, निराशा का माहौल होता है। इसलिए दुखांत नाटकों का प्रचार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमको ध्यान में आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे और अगला बिंदु देखते हैं हमारे सामने हमको और क्या जानकारी नई प्राप्त होती है। तो भाषा शैली और अंगीरस। तो भाषा शैली, तो नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो सके।
तथा सतर्क को क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक श्रम न करना पड़े, अन्यथा रस की अनुभूति में बाधा पहुँचेगी। अतः नाटक की भाषा सरल व स्पष्ट रूप में प्रभावित होनी चाहिए। तो भाषा शैली कैसी होनी चाहिए नाटक की, जो सभी की समझ में आए और सभी उसको पढ़ सकें, सुन सके, सुनकर भी सभी की समझ में वो आनी चाहिए। इस प्रकार की सरल भाषा का जो है वो प्रयोग नाटक में होना चाहिए। दूसरा है अंगिरस। तो यह है क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए इसके बारे में हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे। चलिए इसी बिंदु में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं अंगिरस की। तो नाटक में नवरसों में से 8 का ही परिपाक होता है, यानी जो नवरस हैं उसमें 8 का ही जो है वो प्रयोग होता है। नाटकों में अंगिरस का निर्धारण करने के 3 मानक हैं। प्रथम नाटक में बहुव्याप्ति रस, द्वितीय नाटक की परिणति रस और तृतीय जो है नाटक के नायक में उपस्थित रस की प्रवृत्ति। तो यह अंगिरस के अंतर्गत आती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा हमको जानने को मिलता है, क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। संवाद। तो संवाद क्या है? नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता, वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीर सत्ता के निवारण तथा पात्रों की भावों की मनोकामना के लिए कभी कभी स्वागत कथन तथा गीतों की योजना भी आवश्यक समझी गई है। तो संवाद क्या है कि आपस में जो हम चर्चा करते हैं या नाटकों में जिस प्रकार की भाषा या पात्रों के द्वारा कहे गए जो वाक्य होते हैं उसको हम संवाद कहते हैं। तो वो किस प्रकार के होने चाहिए? वो भी बड़े सरल और सुबोध, स्वाभाविक और पात्र जो हैं उनके अनुकूल ही संवाद होना चाहिए। तभी एक नाटक जो है वो सफल हो सकता है, तभी उसका प्रभाव जो है जन जागरण, जनमानस पर पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। अभिनय। तो अभिनय क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। नाटक के तत्व में अभिनय, तो यह है नाटक की प्रमुख विशेषता है। अभिनय नाटक की प्रमुख विशेषता है। नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने का श्रेय इसी को है, यानी नाटक को नाटक के जो तत्व प्रदान करता है वो कौन करता है? अभिनय करता है। यही नाट्य तत्व का वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस संबंध में नाटककार को नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में लेखन की दृष्टि रंगशाला के विविध विधि विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता निहित होती है। तो बड़े ही अच्छे सरल शब्दों में हमने अभिनय की परिभाषा जो है आपके सामने रखी है। अभिनय का जो अर्थ है वो आपके सामने रखा है। क्या है कि यह नाटक की प्रमुख जो है विशेषता है और नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने का जो कार्य करता है वह अभिनय करता है। और यही नाट्य तत्व का वह गुण है जिससे दर्शकों को नाटक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस संबंध में नाटककार को नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में लेखक की दृष्टि रंगशाला के विधि विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता
निहित है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अभिनय की नाटक का प्रमुख तत्व। अभिनय भी नाटक का प्रमुख तत्व है। इसकी श्रेष्ठता पात्रों के वाक्य चातुर्य और अभिनय कला पर निर्भर है। मुख्य प्रकार से अभिनय जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आंगिक अभिनय, शरीर से किया जाने वाला अभिनय, यानी शरीर से कोई भी क्रिया की गई हो तो उसको आंगिक अभिनय कहते हैं। फिर है वाचिक अभिनय। यह क्या है? तो संवाद का अभिनय, रेडियो नाटक, यानी संवाद जो पात्र मुख के द्वारा कोई वाक्य बोलता है उसको वाचिक अभिनय कहते हैं। फिर है तीसरा आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय ये क्या है? वेशभूषा, मेकअप, स्टेज विन्यास, प्रकाश और व्यवस्था आदि। तो वेशभूषा जैसी रहती है उसको आहार्य अभिनय कहते हैं। यह आपको याद रखना है तीनों बिंदु, ठीक है। फिर है नंबर 4 सात्विक अभिनय। ये क्या है? तो अंतरात्मा से किया गया अभिनय, यानी जो मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसको सात्विक अभिनय कहते हैं। वो सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वह पात्र के अंदर पहले से ही विद्वान होती है। इसमें कहा भी गया है कि अंतरात्मा से किया गया अभिनय। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है अभिनय से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। अब हम हिंदी नाटक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पीछे हमने जो है नाटक जो है उसकी चर्चा, उसके इतिहास की चर्चा हमने की है। अब हम हिंदी के नाटक का इतिहास जानेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी में नाटकों का प्रारंभ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उस काल के भारतेंदु तथा उनके समकालीन नाटककारों ने लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की। इसलिए उस समय की सामाजिक समस्याओं को नाटकों में अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि हिंदी में अव्यवसायिक साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश अगाहसन अमानत खलनवी के इंदर सभा नामक गीति रूपक से माना जा सकता है। पर सच तो यह है कि इंदर सभा की वास्तव में रंगमंचीय कृति नहीं थी। इसमें सामियाने के नीचे खुला स्टेज रहता था। नौटंकी की तरह 3 और दर्शक बैठते थे। एक और तख्त पर राजा इंद्र का आसन लगा दिया जाता था। साथ में परियों के लिए कुर्सियां रखी जाती थी। साजिदों के पीछे एक लाल रंग का पर्दा लटका दिया जाता था। इसी के पीछे से पात्रों का प्रवेश कराया जाता था। राजा इंद्र, परियां आदि पात्र एक बार आकर वहीं उपस्थित रहते थे। वे अपने संवाद बोलकर वापस नहीं जाते थे। उस समय नाटया रंगन इतना लोकप्रिय हुआ कि अमानत की इंदर सभा के अनुकरण पर कई सभाएं रची गई, जैसे मदारी लाल की इंदर सभा, एरियाई इंदर सभा, हवाई इंदर सभा आदि। पारसी नाटक मंडलियों ने भी इन सभाओं और मजलिस सेपिस्थाना को अपनाया। ये रचनाएं नाटक नहीं थी और न ही इनसे हिंदी का रंगमंच निर्मित हुआ। इसी से भारतेंदु हरिश्चंद्र इनको नाटकाभास कहते थे। इन्होंने इनकी पैरोडी के रूप में बंदर सभा लिखी थी। तो जो हिंदी में नाटक का जो विकास हुआ वह भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से माना जाता है, भारतेंदु युग से माना जाता है। ठीक है, तो उस समय किस प्रकार से नाटक किए जाते थे? एक स्टेज बनाई जाती थी और पर्दा होता था और पर्दे के पीछे से एक व्यक्ति बोलता था और फिर पात्र उसको सुनकर जो है वो माइक में बोलते थे। इस प्रकार नौटंकी की तरह जो है वो नाटक खेला जाता था। ठीक है, उस समय ऐसे ही नाटक हुआ करते थे। चलिए, ये सारी बातें आपको याद रखनी है और अगले बिंदु में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले
कदम की ओर, अगले टॉपिक की ओर। लोक नाटक। तो संस्कृत नाटकों का युग ढलने लगा तब 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक उनका स्थान विभिन्न भारतीय भाषाओं में लोक नाटकों ने लिया। आज अलग अलग प्रदेशों में लोक नाटक भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो संस्कृत नाटकों का युग ढलने लगा तब 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक उनका स्थान जो है भारतीय भाषाओं में लोक नाटकों ने लिया। और आज अलग अलग प्रदेशों में लोक नाटक विभिन्न विभिन्न नामों से जो है वो जाने जाते हैं। तो क्या क्या नाम से जाने जाते हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो रामलीला जो है उत्तरी भारत में जो है वो खेली जाती है या उसका नाटक किया जाता है, रामलीला। फिर है जन्ना, यह है जो है बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी बिहार में जो है इस प्रकार के नाटकों का प्रचलन होता है। तमाशा जो है महाराष्ट्र में कहा जाता है नाटक को, और यह तमाशा नाम से खेला जाता है। फिर है नौटंकी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में जो है नौटंकी नाम से नाटक का जो है वो शुभ आरंभ या नौटंकी के नाम से नाटक को पुकारा जाता है। फिर है भवई, यह गुजरात में प्रचलित है, और नौटंकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, भवई गुजरात, और यक्षगान जो है कर्नाटक में जो है वो यक्षगान जो है कर्नाटक में नाटक को कहा जाता है। और थेरु बुट्टू जो है तमिलनाडु में कहा जाता है नाटक को। और नाचा जो है छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु क्या है दोस्तों, और क्या हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि दोस्तों वीडियो को 2 बार कम से कम देखना है, और वीडियो को लाइक व शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए संस्कृत नाटक का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। तो संस्कृत नाटक साहित्य का विकास क्रमशः वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। तो यह आपको याद रखना है कि संस्कृत के नाटक साहित्य का विकास जो है वो वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। और वैदिक काल में जो है वो वैदिक संस्कृति बोली जाती थी, जो कि हमारे ग्रंथों की रामायण और जो महाभारत है उसकी जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। इस संदर्भ में प्रोफेसर इंद्रपाल सिंह इंद्र का कथन उल्लेखनीय है। वेदों में ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं जिनसे वैदिक काल में नाटकों की स्थिति सिद्ध होती है। ऋग्वेद के सूक्तों में सोमविक्रय के समय होने वाले अभिनय का पता चलता है। महाव्रत श्रोत्र के अवसर पर कुमारियां नृत्य गान के साथ अग्नि की परिक्रमा करती थी। शुक्ल यजुर्वेद की वांजसन्य संहिता के 30वें अध्याय की 6ठी कर्णिका में सैलूस का शब्द आया है, जिसका अर्थ है अभिनेता। कहा जा सकता है कि सूत को नृत्य के लिए और सैलूस को गाने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। सामवेद के स्तोत्र रागवध में ही जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक युग में संगीत पूर्ण विकासावस्था में था। संगीत के अलावा नृत्य तथा वाद्य में भी संकेत प्राप्त होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक युग में सभी उपादान प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे जो नाटक के विकास के लिए अपेक्षित हैं। वेदों के पश्चात रामायण एवं महाभारत में भी नाटक के संकेत प्राप्त होते हैं। महाभारत में रामायण नाटक तथा कोवेर रंगाभिसार नाटकों के नाम आए हैं। महाभारत के विराट पर्व में रंगशाला तथा नट का प्रयोग है। रामायण में भी नट नाटक, रंग तथा
नृत्यक का अनेक स्थानों पर उल्लेख प्राप्त होता है। पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी में पराशर शिलाभियाम भिक्षुन सूत्रों द्वारा नाटकों की पूर्व रचना का आभास दिया है। तो यह हमने जाना कि संस्कृत जो है नाटक का विकास क्रम किस प्रकार से हमारे सामने आया। तो जो संस्कृत के नाटक का विकास है वह वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गया था। उस समय जो वेद हमको मिलते हैं उसमें जो है नाटक के पात्रों का उल्लेख भी हमको देखने को मिलता है। उसमें जैसे नायक है, नायिका है, तो ऐसे पात्रों का भी हमको उदाहरण वेदों में मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले बिंदु की ओर क्या हमको जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगला बिंदु है चतुर्थ सती ईस्वी पूर्व के कौटिल्य अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नट, नर्तक, गायक, वादक, पल्लवक, कुशीलव, सौमित्र तथा चारण आदि नाटक आदि करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक के चुल्लवंग में एक कथा है कि असजित तथा पुनर्वसु अभिनय देखने के पश्चात नर्तकी के साथ प्रेमालाप कर रहे थे, तो उन्हें महास्थविर ने विहार से तत्काल निष्कासित कर दिया था। अतएव इस समय में भी नाटक कला भारतव्यापी हो गई थी। पंतजलि ने महाभाष्य में कंसवध तथा बलिबंध दो नाटकों का नामोल्लेख किया है। महाभाष्य में रसिको नटः पद सिद्ध करता है कि पंतजलि के इस रस सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान था। उक्त विवरण से सिद्ध होता है कि नाटकों की उत्पत्ति भारत में हुई तथा वह वैदिक काल से ही क्रमशः विकसित होता हुआ अपने उन्नत स्वरूप को प्राप्त हुआ। वर्तमान में उपलब्ध जो रूपक हैं उनमें नाटककार भाषा विरचित रूपक सबसे प्राचीन है, ऐसे अधिकांश विद्वानों की मान्यता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भास संस्कृत नाट्य साहित्य के अर्ध नाटककार हैं। तो यह सारी बातें जानकर हमको ध्यान आता है कि नाटक जो है वो भारत की देन है। भारत में ही जो है नाटक की उत्पत्ति हुई है और वैदिक काल से ही जो है नाटक हमारे सामने आते हैं। नाटक के पात्रों का जो है हमको जो है वेदों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अगले अध्याय की ओर चर्चा करते हैं। अब हम संस्कृत नाटक की विशेषता, तो संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटकों का अध्ययन करने पर उनकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं जो है हमारे सामने आती हैं। तो पहली जो विशेषता है, संस्कृत नाटकों में वस्तु, नेता एवं रस इन तत्वों को प्रमुख स्थान दिया गया है। इन्हीं तत्वों के आधार पर रूपकों का विभाजन किया गया है। वस्तु, नेता, रस, स्तेषा भेदक रूपक के 10 भेद हैं, जिनमें नाटक जो है प्रथम भेद माना गया है। दूसरा है, जहाँ तक कथा वस्तु का संबंध है, अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु ऐतिहासिक एवं पौराणिक है। रामायण एवं महाभारत की कथा वस्तु को आधार बनाकर अधिकांश नाटक लिखे गए हैं। तो यह जो दूसरा बिंदु है क्या कि जहाँ तक कथा वस्तु का संबंध है, अधिकांश नाटकों की कथा वस्तु ऐतिहासिक एवं पौराणिक है, क्योंकि रामायण एवं महाभारत की कथा वस्तु को आधार बनाकर अधिकांश नाटक जो हैं वो लिखे गए हैं। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। तो संस्कृत नाटक की 2 विशेषताएं हमको ध्यान में आती हैं, तो दोनों ही आपको याद रखनी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो अगला बिंदु है
संस्कृत के प्रमुख नाटककार और उनके नाटक। तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतला, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला और विक्रमो वर्षियम और मालविकाग्निमित्रम, यह 3 नाटक जो हैं कालिदास ने लिखे। और भास ने स्वप्रवास वदतम और यज्ञफल और प्रतिमा नाटक और उरुभंग जो है, ये 4 जो है वो भास ने लिखे हैं। फिर है भभूति उत्तर रामचरितम और शूद्रक ने मत्स्यकटिकम और दिडंगनाग ने कुंदलमाला और राजशेखर ने कपूर मंजरी और विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और हर्षवर्धन ने नागानंद और प्रियदर्शिका, यह 2 नाटक जो है नागानंद और प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन ने लिखा है। महेंद्र वर्धन ने जो है मित विलास प्रहसन लिखा और भट्ट नारायण ने वेणी संहार लिखा और हस्तिमल ने मैथिली कल्याणम नाटक लिखा और हस्तिमल मैथिली कल्याणम, रामचंद्र सूरी ने रघुविलास। तो यह सारे नाटक आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इसको 2-3 बार आप देख लेना। इसमें से 1 या 2 प्रश्न कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो 2 बार या 3 बार इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमने आधुनिक काल का जो है वो एक संपूर्ण अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया है संक्षिप्त में। अब हम विस्तृत में आपको आधुनिक काल का जो है अच्छे से अध्ययन करवाने वाले हैं। जो हमारी वीडियो आएगी वो आधुनिक काल से संबंधित होगी और हम उसमें एक एक टॉपिक के नोट्स के द्वारा आपको अध्ययन करवाएंगे दोस्तों। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो हमारे हिंदी साहित्य, क्या बोला दोस्तों मैंने, हिंदी साहित्य चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।